नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और शुरुआत छात्रों से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, बिहार में जेईई मेन, नीट 2020 और एनडीए की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जेईई मेन, नीट और एनडीए परीक्षाओं को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। पूर्व मध्य रेलवे ने 20 जोड़ी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है ताकि परीक्षा देने वाले छात्र सही समय पर अपने सेंटर तक पहुंच सकें। ये ट्रेनें आज से 15 सितंबर तक उन शहरों के लिए चलाई जाएंगी जहां परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। बिहार में जेईई मेन, नीट की परीक्षा के लिए 7 शहरों में दरअसल सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें राजधानी पटना के साथ ही पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, सासाराम और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के कारण ट्रेन नहीं चल रही है, इस वजह से परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में दिक्कत की बात सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। जहां तक इन ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग की बात है तो छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट की बुकिंग करवा सकेंगे। तो ये बड़ी सौगात दी गई रेलवे की तरफ से छात्रों को, जो छात्र परीक्षा देने के लिए जाने वाले। इधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। बिहार में जेईई मेंस और नीट एनडीए के परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा हेतु भारतीय रेलवे ने 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी ट्रेनें, मेमू डेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। तो रेल मंत्री की तरफ से यह जानकारी दी गई है और बेहद अच्छी खबर, राहत देने वाली खबर, क्योंकि छात्र बहुत परेशान थे, अभिभावक बहुत परेशान थे, क्योंकि दिक्कतों का जाहिर तौर पर सामना करना पड़ रहा था। सिर्फ 7 जगह पर सेंटर एग्जाम्स के बनाए गए। बात हैदराबाद की बड़ी खबर की। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को इंश्योरेंस मेडिकल सर्विसेज की पूर्व निदेशक और एक अन्य अधिकारी से जुड़े 4.47 करोड़ रुपए अघोषित राशि जब्त की है। एसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि आईएमएस की पूर्व निदेशक देविका रानी 3.75 करोड़ रुपए, ईएसआई फार्मासिस्ट नागा लक्ष्मी ने 72 लाख रुपए अघोषित राशि जब्त की गई है। यह पैसा व्यावसायिक और रिहायशी संपत्ति खरीदने के लिए साइबराबाद इलाके में एक रियल एस्टेट कंपनी में निवेश किया गया था। दोनों अधिकारियों ने 6 रिहायशी फ्लैट और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करीब 15,000 वर्ग फुट की व्यावसायिक संपत्ति खरीदने में इस पैसे का निवेश किया था। दिसंबर 2019 में भी एसीबी ने देविका रानी से कथित तौर पर जुड़ी 23.14 करोड़ रुपए की संपत्ति को उजागर किया था और एक बार फिर से बड़ी मात्रा में संपत्ति का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है, एसीबी की तरफ से किया गया है। खबर बेगूसराय से, जहां पर 30 अगस्त को बखरी थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने शव मिलने के 2 दिनों के भीतर इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 30 अगस्त को दरअसल प्रेम प्रसंग में 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। बागवन पंचायत में चंद्रभागा नदी के पास दोनों युवकों का शव जंगल से मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की थी। मृतक के परिजनों ने प्रेम प्रसंग में एक लड़की और उसके परिजनों पर झूठे बहाने से घर से बुलाकर हत्या का आरोप लगाया था। युवक राजीव सदा 25 अगस्त को ही अपने दोस्त के साथ लड़की से मिलने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद से वो लापता था। 30 अगस्त को पुलिस को जंगल में 2 शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच चल रही थी। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सभी पुलिस के सामने सभी ने राज उगल दिए हैं कि लड़की द्वारा बुलाए जाने पर जब युवक राजीव सदा अपने दोस्त के साथ वहां पर पहुंचा था तो लड़की के रिश्तेदारों ने दोनों को अपने कब्जे में लेकर शराब पिलाने के बहाने कहीं और लेकर चले गए थे और लड़की के पिता के निर्देश पर ही पहले राजीव सदा की फांसी लगाकर हत्या की गई और उसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए युवक के दोस्त का भी गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी गई। दोनों का शव जंगल में फेंक दिया गया था और आखिरकार अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। गिरफ्तारी हुई और तीनों की गिरफ्तारी के उपरांत इनका बयान लिया गया और इनके कन्फेशनल के आधार पे दोनों मृतक का मोबाइल, जहां इन लोगों ने नदी के किनारे छुपाया था, वहां बरामद कर लिया गया। चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों मोबाइल की बरामदगी भी हो गई है और इस कांड का उद्भेदन पूर्ण रूप से हो गया है।
खबर नवादा से, जहां पुलिस ने खून के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पुरानी जेल रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में अवैध तरीके से खून बेचा जाता है। इस सूचना पर नवादा सदर एसडीएम, ड्रग निरीक्षक और नगर थाना अध्यक्ष ने संयुक्त टीम बनाकर अपोलो सर्जिकल और यूरोलॉजी सेंटर में छापेमारी की। हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस की टीम को खून निकाले जाने से संबंधित कोई साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने यहां से 7 लोगों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने पूर्व में शहर के कई अलग अलग जगहों पर अपना खून बेचा है। वहीं ड्रग निरीक्षक ने इस क्लिनिक की 4थी मंजिल पर खून के ग्रुप को जांच करने में इस्तेमाल होने वाली दवा की 3 बोतलें जब्त की हैं। ये खाना में 1 महीने से चालू है। कितना बार दिया था? वही 10-11 बार हो गया। कितना पैसा मिलता था? 700। कितना बार खून दिए थे? कितना बार खून दिया? हम 3-4 बार। यहाँ कितना पैसा मिला था? 700 देता है। 700 रुपया। वहीं मुंगेर पुलिस ने 2 क्विंटल गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजे की यह खेप गुवाहाटी से पटना लाई जा रही थी। ट्रक में तहखाना बनाकर गांजे को छिपाया गया था। 1 हफ्ते से ट्रकों की रेकी पुलिस कर रही थी लगातार। पुलिस को तारापुर थाना क्षेत्र में ये सफलता उसके बाद मिली है। गिरफ्तार तस्करों से पुलिस पूछताछ कर नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। भोजपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने हथियार तस्करी में शामिल 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। मामले की जानकारी भोजपुर एसपी हरकिशोर राय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर दी है। पुलिस को यह सफलता नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा सूर्य मंदिर के पास से मिली है। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा सूर्य मंदिर के पास कुछ हथियार तस्कर हथियार की खरीद बिक्री कर रहे हैं। टीम ने छापेमारी के दौरान 5 देसी पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार तीनों तस्करों से अब पूछताछ कर रही है कि आखिर हथियार तस्कर इन हथियारों को कहां से ला रहे थे और उनका आखिर मकसद क्या था। 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 5 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किया गया। कुल 24 गोली बरामद किया गया और 8 मैगजीन जो पिस्टल की है वो बरामद किया गया। इसमें से हथियार का डील करने वाला एक महत्वपूर्ण अभियुक्त उसमें से गिरफ्तार हुआ है, शिबू अर्जुन कुमार। फिर आगे का जो चेन है उसको हम लोग खंगाल रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लेके आते हैं। और बात बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। सत्ता पक्ष विरोधियों को कमजोर बता रहा है तो विपक्ष को अपनी जीत का भरोसा है। जीतन राम मांझी के एनडीए में एंट्री अभी पहेली बनी हुई है तो जेडीयू नीतीश के भरोसे शहर से गांव तक चुनाव प्रचार में जुट चुका है। मतलब साफ है, सभी पार्टियां दम दिखाने को तैयार हैं। चुनाव नजदीक आते ही बिहार में सियासी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। सीटों के तालमेल को लेकर भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और सब कुछ समय पर निपटा ले जाने का दावा भी किया जा रहा है। पहले बात सत्ताधारी एनडीए की कर लेते हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेडीयू और बीजेपी में बातचीत आखिरी दौर में है। जेडीयू को 110 से 115 सीटें मिल सकती हैं, तो सीट बंटवारे में बीजेपी को 100 से 105 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एलजेपी के हिस्से में 25 से 27 सीट आ सकती है। अगर जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होते हैं तो उनकी पार्टी को जेडीयू अपने कोटे से सीट देगा। इधर एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री के कयास भी जोरों पर है। आए दिन मांझी की घर वापसी की खबरें आ रही हैं। इस बीच नई जानकारी ये सामने आई है कि जीतन राम मांझी विधान परिषद के रास्ते सदन पहुंचना चाहते हैं। नीतीश ने मांझी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मनाया है। मांझी ने 9 असेंबली एमएलसी की 1 सीट वाला फॉर्मूला सुझाया है और एमएलसी सीट नहीं मिलने पर 12 विधानसभा सीटों की मांग की है। हालांकि सीटों के बंटवारे और मांझी की वापसी से इतर सत्ताधारी दलों के नेता जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सीधा निशाना विरोधियों पर साधा जा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी चुनावी ताल ठोक ले। राष्ट्रीय जनता दल है,
उसमें कोई दम उम बचा नहीं है। और हम लोग को जो देखने पर लगता है कि जो 2010 में उनकी स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में वो इस बार पहुंचे हैं। 500 राजनीतिक दल कब कहाँ उतरते हैं, इससे न एनडीए को कोई मतलब है और न भाजपा को कोई मतलब है। हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है और बिहार में मेरे ख्याल से 500 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि सीटों का तालमेल जल्द सुलझा लिया जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है। जितने हमारे महागठबंधन के साथी हैं सभी एक दूसरे से टच में हैं और जब फैसला होगा तो आपको पता चल जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी। मैं नंबरिंग पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप जो कर जितना सीट लड़े थे उससे ज़्यादा तो निश्चित रूप से लड़ना है। बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं और वो प्रक्रिया जटिल नहीं होती, वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और मैं समझता हूँ चंद दिनों के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। पार्टी की चुनाव प्रचार गाड़ी पटना की सड़क पर उतारी जा चुकी है। जल्द ही ऐसी कई गाड़ियां दूसरे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रचार करेगी। लोगों को बताया जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से क्यों बिहार के लिए जरूरी और अहम है। वैसे इंतजार थोड़ा और कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सियासत की रफ्तार तेज होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको दे दें, हम के ऊपर से संशय के बादल हट गए हैं। एनडीए का हिस्सा होगा हम, कल एनडीए का हिस्सा हो जाएगी मांझी की पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से, कल एनडीए का हिस्सा हो जाएगी मांझी की पार्टी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रवक्ता दानिश रिजवान ने यह जानकारी दी है। 3 सितंबर को एनडीए में शामिल होगा हम। पार्टी प्रवक्ता है दानिश रिजवान, जिन्होंने ये बयान दिया, ये जानकारी दी है। जीतन राम मांझी विधिवत इसकी घोषणा कर देंगे 3 सितंबर को। विकास के लिए थामेंगे एनडीए का दामन। दानिश रिजवान ने कहा है सीट हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये कहा गया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से। संजय हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संजय, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कब फैसला लेंगे जीतन राम मांझी, आखिरकार फैसला ले लिया है। 3 तारीख को एनडीए का हिस्सा हो जाएगा हम। बिल्कुल श्रीरामदा, देखिए दरअसल 2 बैठकें जो है वो तय की गई थी। 30 सितंबर को भी बैठक आयोजित होनी थी। इसके अलावा 2 सितंबर यानी आज के दिन बैठक होनी थी और दोनों बैठकों को स्थगित कर दिया गया। आज थर्ड फ्रंट को लेकर बैठक होनी थी, लेकिन जो संशय के बादल थे वो निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारे से अब छटते नजर आ रहे हैं। हम अब एनडीए का हिस्सा होगा, ये अब तय हो गया है। कल रात देर रात जो पार्टी नेता है आपस में उन्होंने मंत्रणा की और इसके बाद इस बात की घोषणा की गई है आज की अगले कल यानी 3 सितंबर को जो हम पार्टी है उसका विलय हो जाएगा एनडीए में, माफ करेंगे, वो एनडीए का हिस्सा हो जाएगी। और सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि जीतन राम मांझी ने इतने सीटों का प्रस्ताव दिया है नीतीश कुमार को या जदयू को, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। सीट शेयरिंग में भी दोनों पक्षों में लगभग सहमति हो चुकी है और निश्चित तौर पर अब जो संशय के बादल है वो छट गया है बिहार की राजनीति से एनडीए को लेकर। जी बिल्कुल संजय, एक कह सकते हैं बड़ा कदम और बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से। हालांकि ये लगभग तय था कि जीतन राम मांझी एनडीए का दामन थामेंगे, लेकिन अब ये फैसला हो गया है कि एनडीए के भीतर अब 4 दल होंगे। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से भाजपा और जदयू के बीच सीटों के तालमेल को लेकर एक सहमति बन चुकी है और वैसे में ये बात सामने आ रही थी कि जीतन राम मांझी आखिरकार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक आश्वासन मिला है जीतन राम मांझी की पार्टी को कि अगर उन्हें किसी सीट को लेकर दुविधा होगी तो फिर जदयू के पास जितनी सीटें होंगी तो उसमें से जदयू हमको अपनी एक जो सीटें हैं वो दे सकता है। और कुल मिलाकर अब दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है, यानी नीतीश कुमार और जदयू के माध्यम से ही एनडीए का हिस्सा बनेंगे जीतन राम मांझी। हाँ, ये बात अलग है कि भाजपा के नेता भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और जीतन राम मांझी की पार्टी चाहती है कि वो ऐसा मैसेज नहीं जाए कि वो नीतीश कुमार या जदयू के माध्यम से फिर से एनडीए में जा रहे हैं। बिल्कुल, वो एनडीए में जा रहे हैं, अपनी वजह से जा रहे हैं, अपना उनका फैसला है, ये मैसेज देने की कोशिश है। संजय, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आखिरकार ये फैसला हो गया है, ये साफ हो गया है कि हम अब एनडीए का हिस्सा होगा और एनडीए का विस्तार होता हुआ 4 दल अब हो गए हैं एनडीए के भीतर, जो विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरते हुए नजर आएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडीयू ने एक बार फिर आरजेडी को झटका दिया है। आरजेडी के तेघड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार को जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने वीरेंद्र कुमार को शामिल करते हुए लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला भी बोला। अब तक आरजेडी के 7 विधायकों को जेडीयू ने अपनी पार्टी में 7 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार जी ने जेडीयू की जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड परिवार में हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और अब ये आज से इस परिवार के सदस्य हो गए। हम नीतीश जी के साथ रहे और नीतीश जी का साथ दिया और आज तक साथ दे रहे हैं। ये सीट का ये शेयरिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमको लड़ने का मन था, दोनों कंबाइंड पार्टी थी और वो सीट गया राजद को, इसलिए हमको राजद से लड़ना पड़ा। लेकिन हम शुरू से अंत तक आज तक नीतीश जी के साथ हैं। तो एक के बाद एक आरजेडी को जेडीयू की तरफ से झटके मिल रहे हैं। सभी पार्टियां इस बीच रणनीति बनाने में जुटी हुई है। आरजेडी ने चुनाव में युवा चेहरों पर दांव खेलने का फैसला किया है। पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के नेता युवा हैं, लिहाजा युवाओं को तरजीह मिलेगी। साथ ही सत्ता मिलने पर युवाओं के लिए काम होगा। हालांकि सत्ता पक्ष इसे ख्याली पुलाव बता रहा है। उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, तो बीजेपी विधायक नितिन नवीन ये कहते नजर आए कि आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है और पार्टी में सिर्फ चेहरा बदल सकता है, चरित्र नहीं। बिहार में 57% युवा हैं और बिहार के चुनाव में युवाओं की एक अहम भूमिका होगी और युवाओं को जिस तरह से ठगा है इस सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने, युवा पूरी तरह से बेरोजगार हैं। तो युवा ये देख रहा है कि तेजस्वी यादव जी युवा हैं, इनके पास विजन है। देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया है बिहार के लिए, तो मैं समझता हूं जी कोई कंपटीटर है ही नहीं हम लोगों का। हम लोगों को तो इतना काम किया है जो एनडीए भारी मतों से जीतने का काम करेगी। मतलब समझिए इस बार रिकॉर्ड बनाएगी हर क्षेत्र में। पुरानी बोतल में नई शराब डालने का कोई मतलब नहीं है। लेवल वही है। राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद की पार्टी, परिवार का मुखिया वही होगा जो उस परिवार का होगा। और लीडरशिप नीचे की बात कर रहे हैं, पहले शुरुआत तो अपने घर से होनी चाहिए थी ना। तो ये केवल दिखावा करने के लिए, अब 243 सीट पे उनके परिवार के लोग होते तो हो सकता है 243 सीट पे उनके वही परिवार के लोग रहते। और सभी राजनीतिक दल चुनाव तैयारियों को लेकर संभावित उम्मीदवार तैयारी में जुटे हुए हैं। उम्मीदवारी के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में बीजेपी दफ्तर पहुंच रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 15 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से महज 4 की जीत हुई थी। इसके बावजूद पार्टी नेताओं का दावा है कि अपने इलाके में काम करने वाली और जीतने लायक महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। लगभग 25 वर्षों से 98 से मैं पार्टी में हूं और प्रमुख विभिन्न पदों पर रह के पार्टी की मजबूती के लिए और संगठन की मजबूती के लिए मैंने काम किया है। और नारी सशक्तिकरण के दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और सशक्त नारी होगी तभी सशक्त देश होगा, तभी सशक्त राष्ट्र होगा। मैं SC/ST से आती हूँ और मेरे यहाँ बथना विधानसभा हुआ जो वहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। वो उन क्षेत्र का बहुत डेवलपमेंट नहीं है और मैं चाहती हूँ कि उस समाज को मैं आगे बढ़ाऊँ, SC/ST, क्योंकि वो रिजर्व क्षेत्र में आता है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी को बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहती हूँ हमारे समाज को मैं आगे बढ़ाऊँ, मजबूत करूँ। हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमेशा महिलाओं को महत्व देती रही है और महिलाओं को अधिक संख्या में टिकट देती रही है। और इस बार हमारी महिलाओं का सीट बढ़ने वाला है और हम लोगों को अधिक से अधिक महिलाओं को महत्व दिया जाएगा। पिछली बार भी पार्टी ने महिलाओं की सहभागिता अच्छी दी थी हम लोग के यहाँ से और हमारा 50% का आरक्षण पंचायती राज्यों में भी है। और अभी जो हमारा संगठन का विस्तार हुआ है उसमें भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी महिलाओं की सहभागिता जो 33% के अंतर्गत होती है उसका उन्होंने दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व इस बार भी जो महिलाएं जहां से प्रयासरत है या कार्य देख रही हैं, कार्य कर रही हैं, उनकी जरूर सहभागिता होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतामढ़ी में कोल्ड स्टोरेज के अभाव में किसानों को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इकलौता सरकारी कोल्ड स्टोरेज के भवन निर्माण पर सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के भवन का इस्तेमाल आज तक नहीं हो सका। रखरखाव के अभाव में सरकारी कोल्ड स्टोरेज का भवन आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। हालात यह है कि कोल्ड स्टोरेज में आज तक मशीनें तक नहीं लगाई गई हैं, जिसके कारण इसका फायदा यहां के स्थानीय किसानों को नहीं मिला। वहीं सहकारिता विभाग के प्रबंध निदेशक का दावा है कि इसको शुरू करने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा प्रयास किया जाएगा, लेकिन कब शुरू होगा इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। इसी के साथ